पिछले क्लास में हम बतलाए थे कि ahmose प्रथम कुछ 1300 कुछ ईस्वी पूर्व है में ये हिक्ससों को खदेड़ कर उत्तर पूरब की तरह खदेड़ दिया था। हिक्ससों ने खदेड़ दिया था, तो हिक्ससों को खदेड़ दिया था और उसने 18वें राजवंश की स्थापना मिस्र में की। ये 18वां राजवंश से लेकर के 23 या 24 ये है तक है, ये साम्राज्यवादी युग कहलाता है, इंपीरियल एज कहलाता है, क्योंकि इस काल में मिस्र का साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत हो गया। इतना विस्तृत हो गया कि इस काल का नाम ही साम्राज्यवादी युग रख दिया गया। तो ये ahmose प्रथम, इन लोगों का शासन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल यही है कि इन लोगों ने, ahmose प्रथम ने हिक्ससों को मिस्र से मार भगाया था। उसके बाद जो है थुथमोस प्रथम बैठता है या क्या है, उसके बाद फिर ahmose सेकंड बैठता है, फिर थुथमोस सेकंड बैठता है और फिर ahmose थर्ड बैठता है। लेकिन उसके बाद मिस्र के साथ है मीडिया, है ना। लेकिन इसके पहले 3 ही स्तंभ माने जाते थे, तो आज जो है तीसरा स्तंभ जो है वो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट या उसका बहुत अधिक महत्व है, शासन व्यवस्था। लेकिन प्राचीन भारत में ऐसी बात नहीं थी। इंग्लैंड के राजा अल्फ्रेड के समान ये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षतिपूर्ति स्वयं करनी पड़ती थी। मतलब क्षतिपूर्ति का मतलब हो गया, यदि कोई किसी को क्षति पहुंचाता है तो राज्य उसकी कोई व्यवस्था नहीं करता था, बल्कि वह अपने परिवार के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा मिल करके जिस व्यक्ति ने क्षति पहुंचाई है, वो क्षति किसी भी रूप में हो सकती है, हत्या से लेकर के चोरी तक या और भी हो सकता है ना। वो स्वयं अपने परिवार और दोस्तों के द्वारा ही उसकी क्षतिपूर्ति की पूर्ति करता था। इंग्लैंड में भी इसी तरह का सम्राट अल्फ्रेड के शासन में भी यही व्यवस्था थी। होता ये था कि यदि क्षतिग्रस्त करने वाला व्यक्ति, वो चोट भी पहुंचा सकता था, किसी का चोरी भी कर सकता था, किसी का फसल को नष्ट भी कर सकता था, है ना। तो वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के द्वारा उस व्यक्ति के घर के सामने
तब तक धरना देता था जब तक क्षति करने वाला व्यक्ति, क्षतिग्रस्त व्यक्ति को जो जितने जो हानि पहुंचाई है, क्षति किया है, उसकी पूर्ति नहीं कर देता था। केवल जो विवादीय विषय होते थे उसी में राजा का हस्तक्षेप होता था, अन्यथा जिसमें कोई विवाद नहीं होता था कि वही व्यक्ति क्षतिग्रस्त पहुंचाया है, वही क्षतिग्रस्त किया है, तो उस पर जो है कोई रोक टोक राजा का नहीं होता था। यदि हम इसका विकास देखें तो वैदिक काल में खून मतलब हो गया हत्या, खून, चोरी, व्यभिचारी आदि का उल्लेख मिलता है, लेकिन कहीं भी राजा के रूप में या किसी पदाधिकारी के रूप में या किसी न्यायाधीश के रूप में न्याय करने का, न्यायदान करने का, न्यायदान ये मिलता है ना, न्यायदान का उल्लेख मिलता है ना। न्यायदान करने का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये जो है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा द्वारा न्यायदान करने का कुछ उल्लेख मिलता है। इससे इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि पूर्व वैदिक काल में भी या ऋग वैदिक काल में भी ये ऐसी ही व्यवस्था रही होगी, लेकिन इस संबंध में कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता है। वैदिक ग्रंथ में एक शब्द आता है मध्यमसी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मध्यमसी न्याय का काम करता था, लेकिन यह ठीक नहीं है, सही नहीं है, बल्कि मध्यमसी का मतलब होता है मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति। कहीं सभापति का भी उल्लेख आता है, उसको भी कुछ इतिहासकार मानते हैं, लेकिन वह भी जो है न्यायिक पदाधिकारी नहीं होता था। लेकिन मौर्य काल से और उसके पहले हम कह सकते हैं कि स्मृति ग्रंथों में ये न्यायिक व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलने लगती है। इसके बीच में यानी वैदिक काल से लेकर के मौर्य काल के पहले ये इसका कैसे विकास हुआ, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। वो बहुत सारी चीजों में, इकोनॉमिक कंडीशन में भी, इकोनॉमिक जो पॉलिटी है उसमें भी हम आगे देखेंगे,
वो कैसे उसका ये हुआ उसका कुछ पता नहीं है, कोई उसका पता नहीं मिलता है, या कैसे हुआ उसका कुछ ज्ञान नहीं है। लेकिन मौर्य काल से सब कुछ मिलने लगता है। तो मौर्य काल में ये राजा का जो था अर्थशास्त्र में, मौर्य काल मतलब अर्थशास्त्र से, राजा का प्रमुख कर्तव्य था प्रतिदिन न्याय दान करना। न्याय दान मतलब वही जो भी फरियाद आता था उसकी सुनवाई करता था, उसको न्याय दान कहते हैं। उसी तरह से शिक्षा दान होता है। शिक्षा मतलब जो पढ़ाते थे, जो टीचर होते थे, गुरुकुल में जो होते थे, आचार्य होते थे, वो शिक्षा दान किया करते। उसी तरह से राजा न्याय दान का काम करना उसके लिए अनिवार्य था। लेकिन थोड़ा सा कुछ अजीब कुछ उल्लेख मिलता है, लेकिन वो चूंकि है तो हम उसको भी, उसका तो वर्णन करेंगे ही। वर्णन मिलता है कि चोरों का कर्तव्य था कि वो मूसल लेकर, ये मूसल मतलब हो गया ओखली और मूसल होता है जिससे कूटा जाता है, मूसल लेकर राजा के पास जावे। अब पता नहीं ये कैसे है, क्या है, हम तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन भला जो चोरी करेगा वो क्यों अपना मूसल लेके राजा के पास अपना जो है चोरी किए हैं उसको स्वीकार करने क्यों जाएगा? लेकिन जो वर्णन है वो यही मिलता है कि उसका कर्तव्य था कि अपना जो है मूसल लेकर राजा के पास जाए और अपने जो अपराध किया है उसको स्वीकार करे। और राजा का कर्तव्य था कि उस मूसल से उसका सिरोभंग कर दे। यदि सिरोभंग नहीं करता था तो राजा नरक का गामी होता था, और जिस चोर का उस मूसल से सिरोभंग कर दिया जाता था वो तुरंत स्वर्ग को चला जाता था। तो ये पता नहीं ये स्वर्ग जाने का सबसे आसान तरीका था कि क्या था, नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, इसके शब्दों पर या इसके वर्णन पर हम नहीं जाएंगे। इतना जरूर कह सकते हैं कि मौर्य काल के से जो है ये सब मौर्य काल का नहीं है, ये मौर्य काल के पहले का है, मौर्य काल के नहीं है। स्मृति ग्रंथों और ये सब का है ना। स्मृति ग्रंथों और पुराण और ये सब जो है उस समय का है ना। मौर्य का बाद में आएगा, है ना। इसके लिए सबसे अच्छी किताब है आनंद सदाशिव अल्तेकर, प्राचीन भारत में शासन, ऐसे ही करके कुछ किताब का नाम है। वो दिया हुआ होगा सिलेबस में, हिंदी इंग्लिश दोनों है। और किसी किताब में उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन इन वर्णन से, इस प्रकार के वर्णन से स्पष्ट होता है, हम अनुमान, मैंने अनुमान क्या, ये स्पष्ट होता है कि राजा प्रतिदिन
न्यायदान का काम करता था। लेकिन सीधे कोई राजा के पास नहीं जाता था। सबसे पहले जो भी झगड़ा होता था उसको निपटाने का काम कुल माने परिवार के सदस्य करते थे। परिवार के सदस्य यदि झगड़ा नहीं निपटा पाते थे, यदि गांव है तो वो पंचायत में जाता था, यदि नगर है तो वो नगर में जाता था। और वहां भी यदि कोई पक्ष उस फैसले से संतुष्ट नहीं होता था, तब वह राजा के समक्ष न्याय के लिए जाता था। तो अयशस्वी व्यक्ति जो होते थे वही राजा के पास जाते थे। लेकिन राजा का निर्णय चाहे गलत हो या सही हो, वो अंतिम होता था। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये जो राजा था, स्मृति प्रणीत नियमों के अनुसार न्यायदान का काम किया करता था। स्मृति प्रणीत मतलब स्मृति ग्रंथों में जो न्यायिक व्यवस्था दी गई थी उसी के अनुरूप काम करना पड़ता था। ऐसा इसलिए है, इसके पहले है कि राजा सभी मामलों की सुनवाई नहीं करता था। उसके नीचे जो न्याय विभाग के अधिकारी होते थे साधारणतः वही करता था। लेकिन जो महत्वपूर्ण मामले होते थे उसकी सुनवाई राजा करता था। लेकिन वो राजकीय न्यायालय ही कहलाता था, राजा का न्यायालय ही कहलाता था। तो ये स्मृति प्रणीत नियमों के अनुसार होता था। उसमें है देश धर्म, धर्म मतलब यहाँ नियम से है, कानून से है, कर्तव्य से है ना। देश धर्म, जाति धर्म। जाति धर्म मतलब हो गया कि ये जो जिनका जिस जाति का जो कर्तव्य है वो उसके अनुसार चलता था। देश धर्म मतलब देश का जो नियम बना हुआ था, कानून था, उसके अनुसार चलता था। प्राचीन काल में राजा को व्यवस्थापन का अधिकार नहीं था। व्यवस्थापन मतलब कि कानून बनाने का अधिकार नहीं था। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो है वो कानून बनाता है, कार्यपालिका उसको लागू करता है, और न्यायपालिका इन दोनों के बीच में लागू करने के क्रम में या जो भी है, यदि उसमें कुछ ये है, उसकी सुनवाई या उस पर निर्णय न्यायपालिका करती। लेकिन प्राचीन काल में राजा को कानून बनाने या व्यवस्थापन है ना का अधिकार नहीं था, है ना। वही स्मृति प्रणीत नियमों, स्मृतियों में जो नियम
दिए गए थे, किसको क्या सजा मिलेगी, उसी के अनुसार राजा को निर्णय करना पड़ता था। एक बहुत अच्छा शब्द है, पता नहीं कैसे छूट गया, हम लेकिन उसको पूछेंगे। प्राड विवाद, प्राड पर संयुक्त आ का डो में हलंत है, प्राड विवाक व में हर्षी का व में आ का क, प्राड विवाक। यह न्याय विभाग भी होता था और मुख्य न्यायाधीश भी होते थे, दोनों सेंस में इसका अर्थ होता है। मैंने जो कहा कि सामान्यतः जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उसी की सुनवाई वह करता था, और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते थे उसकी सुनवाई राजा करता था। जो प्राड विवाद होते थे वे स्मृति प्रणीत नियमों के प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, उन्हें कंठस्थ याद रहता था। ऐसे ही व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश अर्थात प्राड विवाद नियुक्त किया जाता था। हम पूछेंगे इंटरनल में। ये इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था में जूरी सिस्टम, ज्यूरी या जूरी दोनों एक ही है, ज्यूरी व्यवस्था का प्रचलन था। आज भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरी प्रथा का प्रचलन है। प्राचीन भारत में भी ज्यूरी प्रथा का प्रचलन था। ज्यूरी मतलब हो गया सभासद, जिसमें 3, 5 न्यायाधीश हुआ करते थे, और बहुमत के आधार पर विषम आंकड़ा इसलिए रखा जाता था कि बहुमत निर्धारित किया जा सके। यदि 2 रखा जाएगा तो 2 एक पक्ष में है एक विपक्ष में है, तो उस पर कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए 3 रखा जाता था कि 2 पक्ष में आएगा, नहीं तो 2 विपक्ष में आएगा। उसी तरह से उससे बड़ा जो होता था 5 होता था। ये दूसरी बात है कि लोअर कोर्ट में एक न्यायाधीश होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं। ये सबको लोअर कोर्ट का जितना है सब मजिस्ट्रेट कहलाते हैं, ये लोग जस्टिस नहीं कहलाते हैं। और सब होता है, सबके इसमें होता है। एसडीओ के कोर्ट का भी कोर्ट होता है, डीसी का भी कोर्ट होता है, और उसके अलावा मजिस्ट्रेट का भी कोर्ट होता है। सब अलग अलग बटा हुआ है, कौन केस कहाँ जाएगा। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच होता है। सिंगल बेंच वही है, सिंगल बेंच का मतलब अकेला जज रहेगा, उस बेंच में बैठने वाला एक ही जज रहेगा। फिर डबल बेंच होता है, उसको डिवीजन बेंच कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई सिंगल बेंच नहीं होता है, वहां सभी डबल बेंच होते हैं। डबल बेंच के बाद में
3 बेंच होता है, 3 जजों का बेंच होता है, फिर 5 बेंचों का जजों का बेंच होता है, 7 जजों का बेंच होता है, और अंतिम में है 11 जजों का बेंच, है ना। कोई बहुत ही अधिक संवैधानिक प्रश्न हो तो वो सब जो है 11 जजों का बेंच जो है कभी कभी रेयर जो है स्थिति में ही वो बैठती है। यदि सिंगल बेंच से हारे तो वो डबल बेंच में जाता है, डबल बेंच डिवीजन बेंच में जाता है, डिवीजन बेंच में हारे तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी डबल बेंच है, वहां से हारे तो 3 बेंच में जाता है, लेकिन उसके बाद वो साधारण केस ऊपर नहीं जाता है, वही अंतिम होता है। लेकिन 5 बेंच और 7 बेंच ही सब संवैधानिक प्रश्न यदि कहीं खड़ा हो जाता है तो वो उसी सब के लिए बेंच है ना। तो उसी तरह से प्राचीन भारत में भी ज्यूरी प्रथा का प्रचलन था। जो ज्यूरर्स होते थे, सभासद होते थे, वे भी स्मृति प्रणीत नियमों के जानकार होते थे और उनका कर्तव्य था उनके अनुसार अपना बिना भेदभाव के निर्णय करना। ये जो ज्यूरर्स होते थे ये केवल निर्णय लेते थे कि व्यक्ति अपराधी है या नहीं। यदि अपराधी नहीं है तो उसको कोई सजा नहीं दिया जाता था, लेकिन यदि अपराधी सिद्ध हो जाता था तब राजा का कर्तव्य था स्मृति प्रणीत नियमों के अनुसार उसको दंड देना। ज्यूरर्स का काम दंड देना नहीं था, दंड देने का काम राजा का था, और अपराध सिद्ध करना न सिद्ध करना वो ज्यूरर्स का काम था। राजा के खिलाफ भी यदि केस होता था तो भी राजा उसी के अनुसार काम करना पड़ता था, उसमें कोई वो नहीं कर सकता था, टाल मटोल नहीं कर सकता था। ये जो है मुख्यतः न्यायाधीश जो होते थे वो ब्राह्मण जाति के ही होते थे, क्योंकि इसमें जो है स्मृति प्रणीत नियमों की जानकारी होनी आवश्यक होती थी। कभी कभी क्षत्रिय और वैश्य भी इस पद पर आसीन हो जाते थे अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन कहा गया है शूद्रों को कभी इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी वर्णन मिलता है कि जो मामले किसानों के बीच के होते थे उसमें सभासद किसान हुआ करते थे, जो मामले व्यापारियों के हुआ करते थे
उसके बीच में वो जो है व्यापारी होते थे, क्योंकि जो किसान के मामले हैं उसको अधिक समझने के लिए किसान ही, अच्छी तरह से समझने के लिए या अच्छी तरह से वो किसान ही समझ सकता है। ये फिर इसके पश्चात जो है 6ठी शताब्दी तक आते आते, है ना, ये चल, है ना, जगह जगह पर ये छोटे छोटे स्थानों पर जो है ताल्लुकों में भी न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख मिलने लगता है। और कहीं कहीं चल न्यायालय का भी उल्लेख मिलता है। वो चल न्यायालय मतलब कि वो जगह जगह पर जा करके मुकदमे की सुनवाई किया करता था और उस पर निर्णय किया करता